एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है स्टार्टिंग के अंदर नाम लिया गया था एरोमा से। एरोमा मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनसे हमें अच्छी खुशबू आती है उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते थे। लेकिन धीमे धीमे एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाने लगा। तो आप स्टेबल कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन को जानते हैं। बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों, और ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं और इस डीलोकेलाइजेशन की वजह से यहां पर हाई स्टेबिलिटी आती है। दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक बात है। तो बच्चों जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। सबसे पहले ये H+ यहां आके जुड़ जाएगा, फिर CH2+ एंड CH3 बन जाएगा, उसके बाद में Cl- आकर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स एक पर तो जुड़ गया Cl और एक पर जुड़ गया H, तो पाई बॉन्ड यहां पर खत्म हो जाता है जिसकी वजह से ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब कि दोनों पार्ट जो हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्ट अटैच हो जाते हैं और उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब इस एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट जो पार्ट अटैक कर रहा है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल, तो इस कारण इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बच्चों इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब देखिए होना क्या चाहिए था कि एल्कीन के पास एक पाई बॉन्ड है और वो ही इसने यहां पर डिस्ट्रॉय कर लिया है। लेकिन अगर आप बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करवाते HCl की, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे कि यहां पर H जुड़ जाए और यहां पर Cl जुड़ जाए और ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। दैट मीन्स ये कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करती हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं कभी भी अपने पाई बॉन्ड को, इनके पास एक पाई बॉन्ड था, कोई जरूरतमंद इलेक्ट्रोफाइल आया तो इन्होंने उसके साथ खत्म कर लिया अपने पाई बॉन्ड को। लेकिन इनके पास 3-3 पाई बॉन्ड होते हुए भी ये किसी को अपना पाई बॉन्ड देते नहीं है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाईली स्टेबल कंपाउंड्स, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं इजीली, ठीक है, और अपने पाई बॉन्ड को किसी को देते नहीं है। तो ऐसे स्टेबल कंपाउंड्स को बोला जाने लगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों तो आपके पास अगर बेंजीन रिंग हो और इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैच होना चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां शिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ गई, इस कार्बन पर, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैच हो जाता है मान लीजिए। तो इस पोजीशन पर यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पोजीशन पर H और इलेक्ट्रोफाइल दोनों जुड़े रह जाएंगे। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर सब जगह HH होते हैं, C6H6। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई बच्चों, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहां
अटैच हो गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों। तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ गया है। उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज फिर से शिफ्ट हुआ, जिसके कारण यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया H एंड E। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिंग के अंदर आएंगे और H+ जो है वो रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैच हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने H+ को यहां से रिमूव किया और H+ खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। जब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को यहां से रिप्लेस किया है। दैट मींस बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शंस देती हैं, बेंजीन रिंग रिएक्शन देती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कौन सी, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से देते हैं, हाईली स्टेबल कंपाउंड्स, और इन स्टेबल कंपाउंड्स को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उनके अंदर वो स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो ना करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। ऐसे स्टेबल कंपाउंड्स को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों यहां पर देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स, दे आर साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो बेंजीन रिंग कैसी थी, साइक्लिक थी, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अल्टरनेट में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रहते हैं। कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, दैट मीन्स यहां पर जितने एटम्स हैं वो सभी एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है बच्चों। दे आर साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहला तो क्या है, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। दूसरा, they shows electrophilic substitution reaction rather than electrophilic addition reaction। electrophilic addition reaction कौन शो करती हैं, एल्कीन्स। तो एल्कीन्स हैं तो एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है वो बेंजीन की कंपैरिजन में कम होती है। और बेंजीन कैसी रिएक्शंस शो करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेंजीन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। उसके बाद में दे आर प्लेनर कंपाउंड्स, सही बात है। फोर्थ पॉइंट जो है, यहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होते हैं। दैट मींस दे फॉलो हकल्स रूल। ये जो कंपाउंड्स हैं वो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। यहां पर n का वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इस साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एटम्स रिंग के अंदर प्रेजेंट है वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे या sp हाइब्रिडाइज होंगे। जनरली वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है बेंजाइन, जिसके अंदर ये sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं बच्चों।
इसके बाद में हाई अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, यहां पर रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर ये देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, जो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हकल्स रूल ये कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होने चाहिए। डीलोकेलाइज्ड, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स जिनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होंगे। और ऐसे कंपाउंड्स जो हैं हाईली स्टेबल होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो करते हैं और इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ही ज्यादा आती है। अब यहां पर n का वैल्यू कितना हो सकता है? 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस कंपाउंड के अंदर देखिए बच्चों, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। कंप्लीट रिंग के अंदर जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। दैट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आप n का वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज है वो एरोमेटिक होगी। इसके बाद में अगर n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और +2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जो है वो भी क्या होगी? एरोमेटिक होगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको याद ही रहता है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशन होगा और पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इसी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने के लिए जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन जो है वो कंप्लीट रिंग के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी और हाईली स्टेबल होगी। इस कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। दैट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज इन होल रिंग। ठीक है, पूरी रिंग होनी चाहिए और रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होने चाहिए। अब देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, वेरी लेस स्टेबल, ये सबसे ही कम स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और इनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होते हैं। पूरी रिंग में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर n का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4।
तो फर्स्ट एग्जांपल अगर आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एग्जांपल n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइईन। अब साइक्लोब्यूटाडाइईन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरीके से डीलोकेलाइज होते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो रिंग के अंदर, पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। दे आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई से भी पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट हो, चाहे 4n + 2 पाई हो चाहे 4n पाई हो, लेकिन बस वो डीलोकेलाइज नहीं होने चाहिए, लोकेलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि एक जगह पर रुक के रहे। या हम ये बोल सकते हैं not delocalized in complete ring, कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइज ना हो, उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन वो कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइज ना हो। कैसे? तो बच्चों ये नॉट डीलोकेलाइज का रीजन क्या है कि कंपाउंड में जो प्लेनरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि कंपाउंड जो है वो नॉन प्लेनर हो जाए, या कंपाउंड के अंदर सभी sp2 रहते हैं, सभी कार्बन एटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं, तो कोई एक sp3 हाइब्रिड एटम आ जाए, ठीक है, 1 और मोर sp3 हाइब्रिड एटम्स बीच में रिंग के अंदर आ जाए तो प्लेनरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसकी वजह से कॉन्जुगेशन जो पूरी रिंग में हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आपने अभी ये बनाया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया और लास्ट में यहां पर आया, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं तो इसे हम बोलेंगे एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो इसे बोला जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, यहां पर n का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे, यहां पर n का वैल्यू होगा 0 1 2 3, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं और कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब मान लीजिए
ये अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है तो अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज भी पूरी रिंग में डीलोकेलाइज होगा। जब नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकेलाइज हो रहा है तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये वाले भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक बच्चों। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर यहां पर पाई बॉन्ड हो और यहां पर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना ही कोई नेगेटिव चार्ज हो, दैट मीन्स sp3 कार्बन आ जाए, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं लोकेलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये घूमते तो ये एरोमेटिक हो जाता, अगर ये डीलोकेलाइज होते तो ये कैसा हो जाता? एरोमेटिक। लेकिन अब ये डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं, लोकेलाइज हैं, एक ही जगह पर टिके हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर मान लीजिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर ये sp3 कार्बन आ जाता है, तो ये यहां से कॉन्जुगेशन कहां तक हो सकता है? कॉन्जुगेशन हो सकता है यहां से यहां तक ही कॉन्जुगेशन यहां पर हो सकता है। तो यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन हो सकता है, दैट मीन्स sp3 कार्बन एटम आ गया, और sp3 कार्बन एटम की वजह से बच्चों यहां sp3 कार्बन एटम की वजह से ये कॉन्जुगेशन यहां से यहां तक तो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशन नहीं हो सकता है। डीलोकेलाइजेशन नॉट अपीयर इन होल रिंग। ठीक है, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे कितने मर्जी पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर कंपाउंड के अंदर वो डीलोकेलाइज नहीं हो पा रहे हैं पूरी रिंग के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम फिर से देखते हैं इस टेबल को। सबसे पहले तो हकल्स रूल क्या कहता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होने चाहिए, वो कंपाउंड तो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइज होने चाहिए बच्चों। कंप्लीट रिंग के अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स है वो हाईली स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यहां पर देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं और पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहे हैं, और ये इनका बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स।
इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, और n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। तो यहां पर ये भी हाईली स्टेबल होगा बेंजीन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बाद में देखिए ऐसे कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर n का वैल्यू कहां से रखेंगे 1 से, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाएगा, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा, ऐसे कंपाउंड्स को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। इसके बाद में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। अब तीसरी जो बात है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें चाहे 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वो डीलोकेलाइज ना हो पूरी रिंग में, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाए या ये नॉन प्लेनर हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, तो ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक होते हैं, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स अगर डीलोकेलाइजेशन होना है तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकेलाइजेशन किसका होना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए पूरी रिंग के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड जो हैं जिनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो इनके रोटेशन से तो बढ़िया ही ये रोटेशन हो ही ना, ठीक है। दैट मीन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ये लोकेलाइज्ड रहे, लोकेलाइज्ड रहे। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर ना हो या पूरी रिंग के अंदर ट्रांसफर ना हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक होने से तो अच्छा है कंपाउंड क्या हो जाए, नॉन एरोमेटिक हो जाए। तो हमने यहां से जस्ट पिछले लास्ट जो एग्जांपल था उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ की, वो हम देखते हैं। वहां क्या गड़बड़ की हमने, जानबूझ के वो गड़बड़ की कि ये जो कंपाउंड है, अगर इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में डीलोकेलाइज होते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये कंपाउंड एक स्कीम लाता है कि अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है हमारे पास तो हम इसको डीलोकेलाइज ही ना करें। दैट मीन स्ट्रक्चर को क्या कर ले, तोड़ मरोड़ करके नॉन प्लेनर बना ले। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ऐसी बन जाएगी। जब ऐसी शेप बन जाएगी तो ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होते ही ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और अगर नॉन एरोमेटिक है तो वो एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा ही स्टेबल है। तो दैट मीन्स
ये जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको इसका एरोमेटिक ही एंटी एरोमेटिक ही बनाना हो तो आप क्या करेंगे? अब इस केस में ये नॉन प्लेनर नहीं हो सकता है, कभी भी नॉन प्लेनर नहीं हो सकता। तो नॉन प्लेनर नहीं हो सकता तो ये हमेशा प्लेनर रहेगा, और प्लेनर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने रोटेट हो रहे हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से फॉर्मूले में आते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर इसको खुला छोड़ दिया तो ये क्या करेगा? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेगा, जिससे नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जो कि एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा ही स्टेबल होती है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने पढ़ लिया है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। इनमें से एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर नॉन एरोमेटिक वाला, फिर एंटी एरोमेटिक वाला सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स सर आपने कैसे गिने? बेंजीन में तो गिन लिए सबने, लेकिन बाकी अगर स्ट्रक्चर्स होगी तो उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट, अगर कोई डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स गिने जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये दो तो सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई है, और एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप जानते हैं 1 सिग्मा, 1 पाई और 1 पाई, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आने चाहिए 4, लेकिन यहां पर कैलकुलेट किए जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे बच्चों। अब इसके बाद में लोन पेयर्स, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जेड एक्स, ठीक है, अगर यहां पर इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो ये तो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 4 एंड 6। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। तो इन लोन पेयर्स को बोला जाता है हक्कल लोन पेयर। हक्कल लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर्स जिनको हम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में भी कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो सेकंड जो थिंग है उसे हम बोलते हैं नॉन हक्कल लोन पेयर। नॉन हक्कल लोन पेयर कभी भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जैसे पिरिडीन की अगर स्ट्रक्चर है तो पिरिडीन की जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डीलोकेलाइजेशन में, तो इन्हें भी हम क्या बोलते हैं? नॉन हक्कल लोन पेयर बोला जाता है बच्चों। तो यहां पर ये जो बीच वाले जो बॉन्ड हैं ये भी डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इन्हें भी हम बोलेंगे नॉन हक्कल पाई
बॉन्ड। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने डीलोकेलाइज हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पाई बॉन्ड, दैट मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं बच्चों। तो हकल पाई बॉन्ड कितने हैं? 6 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड तो है हकल पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड जो है वो नॉन हकल पाई बॉन्ड बोला जाता है बच्चों। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। इसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहला 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बच्चों हम जानते हैं कि हकल का रूल ये बोलता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर रिंग के अंदर डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक, और या फिर अगर डीलोकेलाइज नहीं होते हैं या लोकेलाइज्ड रहते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड्स कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर n का वैल्यू 0 करें, n बराबर 0 करें, तो ये आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट मीन्स अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, पूरी रिंग में डीलोकेलाइज हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स हो जाएंगे एरोमेटिक। और अगर लोकेलाइज्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक। और इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल देख लीजिए, अभी हमने बनाया था। इसमें ये पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज होंगे, और जब ये पूरी रिंग में डीलोकेलाइज होंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं कंप्लीट रिंग में। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर यहां पर ये sp3 कार्बन आ जाए तो पूरी रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज नहीं होंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी है यहां पे, लेकिन वो क्या है? लोकेलाइज्ड हैं या कहीं भी मूव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो और एग्जांपल लें अगर हम, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे। तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बच्चों अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये तो प्लस रहता और यहां पर ये sp3 कार्बन आ जाता, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां से कहां तक मूव हो पाता? पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो पाता प्लस तक।
और ये sp3 रहता, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी डीलोकेलाइज हो रहे हैं, लेकिन कंप्लीट रिंग में डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं, नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग के अंदर, या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज नहीं हो सकते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है अगर पूरी रिंग में डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा एरोमेटिक। अगर डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं तो नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां पर देखिए बच्चों कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहे हैं। कंप्लीट रिंग के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकेलाइज होते हैं तो इसे बोला जाएगा एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, लोकेलाइज्ड होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहे 4n पाई हो चाहे 4n+2 पाई हो, अगर वो डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं तो इसे बोला जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटाडाइइन 13 साइक्लोब्यूटाडाइइन के अंदर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन अगर देखिए ये स्ट्रक्चर होती ऐसी, तो यहां पर एक sp3 कार्बन आ गया है, तो डीलोकेलाइजेशन जो है वो सिर्फ इस कार्बन से इस कार्बन तक ही हो सकता है। कंप्लीट रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे लोकेलाइज्ड हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाएगा बच्चों। इसी में आगे बात करें अगर सारे के सारे एटम्स जो हैं sp2 रहते हैं तो ये कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइज होंगे। कंप्लीट रिंग में कैसे डीलोकेलाइज होंगे? देखो बेटा कि यहां और उसके बाद यहां प्लस और प्लस, उसके बाद में ये यहां उसके बाद में ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां उसके बाद में ये यहां तो पूरे सिस्टम के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं बच्चों। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे सिस्टम में डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा।
अब इसके बाद हम बात करते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो कि हमारा फेवरेट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन आता है। तो बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड जो है वो पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर ये होता साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, है ना, तो यहां भी इनको हम बोलते हैं हक्कल लोन पेयर या हक्कल लोन पेयर या हक्कल इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 4 और 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में डीलोकेलाइज होते, और पूरी रिंग में डीलोकेलाइज होते तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफिन की भी बात करें तो यहां पर फ्यूरेन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब 2 लोन पेयर में से ये वाले लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नॉन हक्कल लोन पेयर। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने डीलोकेलाइज हो रहे हैं? 2 + 2 + 2, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोले जाएंगे। अब यहां पर ये लोन पेयर, ये और ये, तो ये हक्कल है और हक्कल लोन पेयर की वजह से टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा बच्चों। यहां पर थायोफिन की अगर बात करें तो थायोफिन में भी ये वाले तो हो जाएंगे नॉन हक्कल और ये वाले हो जाएंगे हक्कल। तो नॉन हक्कल वाले तो ये हैं, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों। अभी इसी तरीके से अगर पिरिडीन दिया जाता है तो पिरिडीन के अंदर ये जो लोन पेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो एंटी एरोमेटिक कर देंगे, इस वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसे बोला जाता है नॉन हक्कल लोन पेयर। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, इस कारण इन्हें बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है 4n पाई सिस्टम में आता है। अगर डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, और अगर लोकेलाइज्ड रहते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे बच्चों तो ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये कंपाउंड अपनी शेप को चेंज कर लेता है और अपनी शेप को चेंज कर लेता है तो स्ट्रक्चर बन जाएगी टब शेप, और इस टब शेप की स्ट्रक्चर के कारण ये कैसा हो जाएगा?
नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने की वजह से कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है बच्चों। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मैं एक एग्जांपल भूल गया था बच्चों, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और रह गया था, इसे बोलते हैं हम ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन, ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन के अंदर देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है बच्चों। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर लिया। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर वो प्लेनर होता है या डीलोकेलाइज होते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, वरना कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। तो अगर कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक करना है इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, तो आपको क्या करना होगा? इसको नॉन प्लेनर नहीं होने देना होगा। तो अगर कंपाउंड नॉन प्लेनर नहीं हो पा रहा है, अपनी शेप को टब शेप नहीं बना पा रहा है, तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होंगे। सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकेलाइज्ड होंगे बच्चों, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक बच्चों। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब बच्चों 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखिए कि अगर डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं तो कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक, और अगर लोकेलाइज्ड हो रहे हैं तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड्स कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं। दैट मीन्स कंपाउंड होना चाहिए एरोमेटिक। लेकिन यहां पर कुछ समस्या रहती है। क्या समस्या रहती है? देखिए ये जो दो हाइड्रोजन हैं इनके बीच में होता है रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये रिंग हो जाएगी एक्सपेंड, और रिंग एक्सपेंड हो जाएगी तो रिंग हो जाएगी नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो जाएगी तो रिंग हो जाएगी नॉन एरोमेटिक। दैट मीन्स ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हुए भी ये रिंग कैसी हो रही है? नॉन एरोमेटिक। तो अगर इस रिंग को 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एरोमेटिक करना है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इसे बोला जाएगा नेफ्थलीन, ठीक है। तो नेफ्थलीन की जो ये स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? प्लेनर, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो ये रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाएगी, जबकि ये जो लास्ट वाली रिंग है इसके अंदर H के बीच में रिपल्शन होने की वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाएगा और नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों।